जय जौहर। आज के राउंड अप में हम बहुत ही एक्सप्लोसिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हाहाकार मचा हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज में भी काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले कई इसे बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर बता रहे हैं और कई इसे स्कैम्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ये जो डेटा है ये इलेक्शन कमीशन ने रिलीज की है और इलेक्शन कमीशन ने ये जो रिलीज करने का फैसला तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या, किस तरह से ये बाहर आए और किससे कौन से अंतराल के बीच में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन से पॉलिटिकल पार्टीज ने रिलीज किए हैं, इसको हम आपके लिए आप ही की भाषा में समझाने आज सुनील जी के पास आप पहुंचे हैं। नमस्कार जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राउंड अप पर। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, अचानक से लोकसभा के डेट्स आते हैं, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये बहुत बड़ा फैसला करता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन से कितनी पार्टी ने यूज किए हैं और कितने के यूज किए हैं, ये पारदर्शिता होनी चाहिए पूरे सिस्टम में और पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ताकि आप और हम जैसे आम लोग समझ सके कि कितना पैसा इलेक्शनियरिंग में जा रहा है। ये सबसे पहले तो मैं सर चाहूंगी कि आप, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को और लोगों को बहुत अच्छे से पसंद भी आता है सर, तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो दो भारी शब्द हैं जो काफी टेक्निकल साउंड करते हैं, इनको अगर आप एक आम भाषा में समझाना चाहें तो किस तरह से समझाएंगे? देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, पार्लियामेंट में इसको लेके आया। चुनावी बॉन्ड कोई भी कारोबारी, कोई भी नागरिक, कंपनी इसको खरीद सकते थे और अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते थे। जो खरीदेंगे वो उसकी जानकारी गोपनीय रखी गई बैंक में। केवल स्टेट बैंक ने इसको बेचा, चुनिंदा ब्रांचेस में बेचा। खरीदार की जानकारी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी गई। किस पार्टी को उन्होंने दिया ये जानकारी उनके पास है। पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बैंक में जमा किया और पैसा अपने खाते में ले आए। बैंक को भी ये एक साथ पता नहीं लगा कि किसने किसको कितना पैसा कब दिया। ये जानकारी पूरी बैंक के भीतर थी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका जाती है जिसमें प्रशांत भूषण, जो एक वकील हैं, जो बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेके जाते हैं, वो गए। उन्होंने कहा कि ये काला धंधा चल रहा है, ये काला धन आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये बंद किया जाए, ये सिलसिला इसको उजागर किया जाए कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा कब दिया। कब इज द कीवर्ड, आप ध्यान रखिएगा, हम आगे उस पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, उसने पाया कि ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है कि, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद बना हुआ कानून है। तो जब तक आप सूचना के अधिकार को नहीं बदलें तब तक आप सूचना को डिनाई नहीं कर सकते। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये एग्जम्प्टेड नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी दीजिए आप जनता को। स्टेट बैंक को कहा कि 6 मार्च की डेट थी शायद, 6 मार्च तक पूरी की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दो। चुनाव आयोग को कहा इसको आप वेबसाइट पे डालो जानकारी को। स्टेट बैंक जो है इस मामले में किसी पेशेवर मुजरिम की तरह कतराते रहा जानकारी देने के लिए, बचते रहा, नहीं दे रहा है। देश का सबसे महंगा वकील करके आ गया, वो समझा रहा है कि ये जानकारी हम 3.5 महीने के पहले नहीं दे सकते। जैसा स्टेट बैंक बदनाम रहता है कि लंच 2.5 घंटा 3 घंटा चलता है, ये जानकारी 3.5 महीना के पहले नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आप 2 दिन के भीतर ये पूरा जानकारी दो, पूरी जानकारी दो, हर जानकारी दो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। इसके बाद भी स्टेट बैंक ने कोई रियायत बरतते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जानकारी पूरी की पूरी नहीं दी। उसने एक जानकारी दे दी, इन लोगों ने बॉन्ड खरीदे। एक जानकारी दे दी, इन राजनीतिक दलों ने इतने अमाउंट के बॉन्ड इनकैश कराए। लेकिन किस कंपनी का खरीदा हुआ बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश कराया, ये जानकारी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट आज बहुत नाराज हुआ है, आज फिर पेशी हुई है, बहुत नाराज हुआ है, फिर लताड़ लगाई है स्टेट बैंक को। यानी कार्टून, अगर मैं कार्टूनिस्ट रहता है तो बनाता, एसबीआई का चेयरमैन निकल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, उसके पीठ पे 5 अलग अलग जजेस के जूतों के निशान है। ऐसी नौबत आ गई है स्टेट बैंक की। तो उनको शायद कल परसों तक का समय मिला है कि पूरी की पूरी जानकारी आप दीजिए, बॉन्ड के नंबर दीजिए, लोगों को पता लगने दीजिए किसने किस नंबर का बॉन्ड
खरीदा, किस नंबर का बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने भुनाया। अब ये कब जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सामने आता है। होता यह है कि किसी कंपनी में इनकम टैक्स या ईडी का छापा पड़ा, या किसी के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई, या जीएसटी ने जांच चालू कर दी। उसके तुरंत बाद 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद वो कंपनी जो है 150 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है और किसी को दे देती है। किसको देती है अभी सामने नहीं आया है, तो मैं अभी उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि किसको देती है। तो लेकिन जो सामने है जो बात वो ये है कि 6000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को मिला है, 1600 करोड़ से ज्यादा टीएमसी तृणमूल पार्टी, एक स्टेट पे राज वाली पार्टी है, उसको मिला है। उससे कम 1400 करोड़ कांग्रेस को मिला है, उस जो कि पूरे देश में है, जो पार्टी 2-3 राज्य में उसकी सरकारें हैं। उससे कम बीआरएस को मिला है, जो भारत राष्ट्र समिति जो है तेलंगाना की, उसको 1200 करोड़ मिला है, वो भी एक राज्य की कमेटी है। अब हालत ये है, जो लोगों ने, बहुत सारे मीडिया ने इसको निकाला है, कई सोशल मीडिया पे एक्शन ग्रुप ने, जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इन दो चीजों को जोड़ के सामने रखा है। सामने ऐसे रखा है कि इनके यहाँ छापा पड़ा, इन्होंने बॉन्ड खरीदे, किसी राजनीतिक दल को दे दिए। किसको दिए अभी 2 दिन बाद पता लगेगा। तो इसका छापे से क्या रिश्ता है, टैक्स से क्या रिश्ता है, इनका कोर्ट कचहरी से क्या रिश्ता है, सीबीआई इंक्वायरी से क्या रिश्ता है, ये लोग इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। मुझको लगता है 2 दिन के भीतर जैसे ही बॉन्ड के नंबर आएंगे, लोग इसको और आसानी से इस्टेब्लिश कर सकेंगे। जैसा कि आपने कहा सीरियल नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के बिल्कुल बोल दिया है एसबीआई चेयरमैन को, सीरियल नंबर हर एक बॉन्ड का बताना जरूरी है। उस सीरियल नंबर से एग्जैक्टली वही पता चलेगा कि जो डेटा है वो असली रूप में बाहर आ पाएगा। अभी थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी बोल रहे हैं कि जहां टैक्स पड़ता, जहां रेड पड़ती थी, वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदारी होती थी और 50 से 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी होती थी। तो क्या, जैसा ऑपोजिशन पार्टीज कह रहे हैं, ये बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर है या बहुत अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले, आप इसको कहेंगे कि ये स्कैम है? क्योंकि जो लिस्ट आई उसमें जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 50% से ऊपर के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, तो अपने आप में ये भी एक बहुत चौंका देने वाली बात है। और वही देखेंगे तो टीएमसी को सेकंड नंबर पे, लेकिन जो उसका परसेंटेज है, जो गैप है 6000 करोड़, 1300 करोड़, 1600 करोड़, इनके बीच की जो दूरी है वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। केवल दूरी ज्यादा नहीं है, जिस वक्त ये बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में एक्ट, उस वक्त अपोजिशन ने इसका खूब विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये काले धन को लाने का तरीका है, ये फर्जी कंपनियों के मार्फत लाने का तरीका है। वो सही साबित हुआ। कैसे सही साबित हुआ? जिस कंपनी की कमाई 1 करोड़ 81 लाख रुपए थी साल की, उसने 183 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। अपनी साल भर की कमाई से 100 गुने से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिए। कौन ऐसा कर सकता है? आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होगी, बड़े चैनल में आप काम करती, मान लीजिए 2 लाख रुपए आपकी तनख्वाह होगी। काश होती सर। तो क्या आप 4 लाख रुपया किसी को दान कर सकती हैं, 6 लाख रुपए किसी को, या 2 करोड़ रुपए किसी को दान कर सकती हैं अगर आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो? करेक्ट। ये स्कैम तो है ही ये। जिन कंपनियों ने, जो लॉटरी चला रही है कंपनी, उसने सबसे ज्यादा 1300 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं एक लॉटरी कंपनी ने, जिसके खिलाफ ईडी, आईटी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सबकी इंक्वायरी चल रही है। ये पूरा का पूरा जो है काले धन से बचने के लिए, और कंपनियां ऑन अकाउंट डोनेशन दे सके ऐसा कहने के लिए कहा तो गया, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा है। ये मुझको लगता है, ये आ जाने दीजिए, सीरियल नंबर सामने आ जाने दीजिए। अगर ये सीरियल नंबर इन 2 सेट्स ऑफ सबूत को अगर एक से जोड़ देते हैं एक दूसरे से, कि छापा पड़ा, इंक्वायरी चालू हुई, बॉन्ड खरीदे गए और रूलिंग पार्टी को दिए गए, अगर ऐसा होता है तो ये स्कैम ऑफ द डिकेड, स्कैम ऑफ द मिलेनियम जो अभी तक चल रहा है, ये सब हो सकता है। ये सब हो सकता है, ये इतना बड़ा हो सकता है ये। और आप देखिए, सरकार ने बचने की पूरी कोशिश की। सरकारी बैंक है स्टेट बैंक, उसने तो बचाने की इतनी कोशिश की, बिल्कुल, यानी
पॉलिटिकल पार्टी के बदन पे कपड़े बचे रह जाएं, इस चक्कर में स्टेट बैंक खुद नंगा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था सर कि स्टेट बैंक कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा बचते हुए भी नजर आ रहा है। जैसे कि आपने वो कार्टून की एक इमेज हमें दिखाई कि किस तरह से 5 जो जज की बेंच है उनके पैरों के छप्पे पड़े, निशान पड़े होंगे चेयरमैन के पीठ पर। हाँ। बिल्कुल वैसा कुछ नजर आया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस एसबीआई का नजर आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि अभी भी हम अपना वक्त लेंगे रिलीज करने में, हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए कि हम उसमें से थोड़ी फेर बदल कर सकें और एक फिल्टर्ड आउट एक लिस्ट सामने पेश कर सकें। तो ऐसा क्यों कर रहा है सर एसबीआई? गवर्नमेंट ओन्ड एक बैंक है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मतलब खुद को बदनाम करके बचाने की कोशिश क्यों? मैंने अपने एडिटोरियल में लिखा है और विडिटोरियल में कहा है, दोनों में इस बात को उठाया है कि एसबीआई के चेयरमैन को कम से कम 1 दिन की जेल होनी चाहिए इस मामले में। ये कंटेम्प्ट टू सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज नो स्मॉल केस, ये बड़ा केस है। ये देश की डेमोक्रेसी को पूरा खरीदने और बेच देने का केस है। इस केस में अगर स्टेट बैंक एक पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक चोर की तरह बर्ताव कर रहा है, मुजरिम की तरह बच रहा है, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, किसको कर रहा है मैं अभी नहीं बोल सकता, ये तो सीरियल नंबर के बाद पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बचाने की शायद रूलिंग पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझको लगता है आप अपने बैंक का काम छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ क्लियर वर्डिक्ट है उसको अनदेखा करके आप अगर किसी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको जेल में 1 दिन तो रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज की आप हालत देखिए। ये न केवल बीजेपी ने बल्कि टीएमसी ने भी कहा और किसी ने भी कहा, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, जेडीयू ने कहा हमारे ऑफिस में आके बॉन्ड कौन छोड़ के गया हमको नहीं पता है, कौन छोड़ के गया हमको नहीं पता है। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज मेरे को इतनी बड़ी त्यागी लग रही है। जैसे मदर टेरेसा कह रही हो कि हमारे आश्रम में आके बच्चे को कौन छोड़ के गया हमको नहीं मालूम है। हमने तो एक झूला रख दिया था, जो अनाथ बच्चे को छोड़ के जाना चाहते हैं चले जाएं, ताकि बच्चा न मरे। हम नहीं देखते कौन छोड़ के जा रहे हैं, हम नाम पता भी नहीं पूछते, हमने कैमरा भी नहीं लगाया हुआ है, हमने केवल एक घंटी लगाई हुई है। जब झूले पे प्रेशर आता है तो भीतर घंटी बजती है, हम जाके बच्चे को ले आते हैं। कौन छोड़ के जा रहा है हमको नहीं मालूम। मुझको लगता है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये जो ऐसा कह रही हैं, एकदम मदर टेरेसा जैसा इनका आचरण हो गया है। कौन छोड़ के गया हमको क्या मालूम। अनाथ बच्चा था, किसी ने छोड़ दिया, हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। ये तो सफेद धन है, बैंक से जारी बॉन्ड है, किसने छोड़ा है हमको नहीं मालूम। मुझको लगता है दाऊद इब्राहिम भी अगर छोड़ के जाता पॉलिटिकल पार्टीज के घर पे तो वो उसको खुशी खुशी ले लेते पैसे को, ऐसा मुझको लग रहा है इससे। सर क्योंकि अब ये बिल्कुल लोकसभा इलेक्शंस 1 महीने में ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। बहुत करीब है हम, 19 अप्रैल को पहला चुनाव होना है, उससे पहले ये जो खुलासा है ये होता है। आपको क्या लग रहा है लोकसभा पे इसका असर होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब चीजें बहुत एक तरफा नजर आ भी रही हैं, हर किसी को नजर आ रही हैं। आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ये स्कैम कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को डेंट कर पाएगा, ऑपोजिशन को फायदा कर पाएगा, या इसके जो लोकसभा में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में क्या ये है अभी फिलहाल? 2-3 चीजें समझ लीजिए। ममता बनर्जी के हाथ में तो ईडी आईटी नहीं थी, लेकिन पैसा तो 1600 करोड़ मिला। कैसे मिला? अभी जब बॉन्ड के सीरियल आएंगे तो पता लगेगा। जो वेस्ट बंगाल में लॉटरी चला रहा था उसने पैसा दिया, जो चिट फंड कंपनियां थी उन्होंने पैसा दिया, हर किस्म के मुजरिम ने पैसा दिया। हो सकता है ऐसा पता लगे, हो सकता है ऐसा ही बीजेपी या कांग्रेस के बारे में भी पता लगे। कांग्रेस की भी कई राज्यों में गवर्नमेंट थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल, झारखंड में भागीदार कई जगह थे ये लोग। तो इनको किन मुजरिमों से पैसा मिला है नहीं मालूम। अभी केवल ये है कि बीजेपी को ज्यादा मिला है, लेकिन किसको किस मुजरिम से मिला है, कौन ईडी आईटी के घेरे में था, कौन किसी राज्य के घेरे में था जांच में। छत्तीसगढ़ में जंगल कट रहे थे, खदान थी, क्या इनमें से किसी को मिला? क्या इनमें से किसी कंपनी जिसको फायदा होना है, क्या इन्होंने किसी और कंपनी के नाम से खरीद के कांग्रेस को दे दिया? छत्तीसगढ़ में नहीं दिया, दिल्ली में दे दिया। ऐसी कई तरह की बातें हैं। मुझको लगता है पहला पत्थर बीजेपी पे वही मार सकता है जिसका अपना दामन पाक साफ हो।
ऐसा नहीं कहूंगा मैं, आपकी जानकारी के लिए बतला देता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक भी बॉन्ड नहीं लिया है जी, बिल्कुल। AIMIM, CPI, CPIM, उनमें ईमानदारी कुछ जगह पे जिंदा है अभी भी, ठीक है। मजदूर हैं, गरीब हैं, चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन की सीमा रहती है उतना भी पैसा नहीं रहता इनके पास, लेकिन किसी से बॉन्ड नहीं लिया। कोई महादेव सट्टा नहीं चलाया, कोई कोल एक्सटॉर्शन नहीं किया। 33 साल लेफ्ट रही बंगाल में सत्ता पर, कोई स्कैंडल नहीं आया उनका सामने ऐसा। ये ममता बनर्जी अभी 10 साल रही, 1600 करोड़ का तो ये आ गया। ममता के एक मिनिस्टर के घर, उसकी गर्लफ्रेंड के घर पूरा कमरा भर के नोट मिला। शायद देश की सबसे बड़ी कैश रिकवरी किसी इंडिविजुअल से, बिना कारोबारी से, एक फ्लैट पूरा भरा हुआ है नोटों से। ये सब ममता के राज में हुआ। इस चुनाव में इस चीज को इन कैश वो करा सकते हैं जिन्होंने ये बॉन्ड इन कैश न कराए हों। या तो आप बॉन्ड इन कैश करा लो, या चुनाव में आप मुद्दे को इन कैश करा लो। मुझको पैसा भी अच्छा लग रहा है और मैं चुनाव में बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दा भी बनाना चाहूंगा, ये दोनों नहीं हो सकता। लेकिन ये आंकड़े आ जाने दीजिए। 20 तारीख, आज 18 हो गई है, 20 तारीख की शाम तक कहा है। और मुझको लग रहा है जितने मीडिया के लोग और एक्टिविस्ट लगे हैं पीछे, 30 दिन हैं अभी पोलिंग में। इस 30 दिन में वो निकाल के डाइसेक्ट करके, पोस्टमार्टम करके बता देंगे किसने किस तारीख को कितने कर बॉन्ड खरीद कर किस पार्टी को दिया। ये सब आ जाएगा सामने। अब आप बैठ के अपना हिसाब लगाइए कि ये छापे की वजह से हुआ, जांच की वजह से हुआ। एक मैं अभी देख रहा था न्यूज, 5 फार्मा कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही थी, सब स्टैंडर्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की। जब जांच शुरू हुई तो ये कंपनियां दनादन रोज खरीद रही थी बॉन्ड। 3 फार्मा ने आज खरीदा, 5 फार्मा कंपनी ने कल खरीदा, 4 फार्मा कंपनी ने परसों खरीदा, ऐसा रोज खरीद रहे थे। इनके मन में एकाएक लोकतंत्र के लिए इतना प्रेम जाग गया था कि नहीं, हम तो लोकतंत्र के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, हम तो इस लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, हम तो चुनाव के लिए बॉन्ड खरीदेंगे। ये इतने शरीफ हो गए थे, ये कंपनियां इतनी शरीफ हो गई थी। जो सब स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग की जांच चल रही थी, जिनकी GST चोरी की जांच चल रही थी, ED/IT की जांच चल रही थी, स्टेट गवर्नमेंट की तरह तरह की जांच चल रही थी। ये पूरा बॉन्ड का स्कैम जो है, मुझको ये मुजरिमों के पैसे से चला हुआ दिख रहा है। ये जो बीजेपी का क्लेम था, मोदी सरकार का जो पार्लियामेंट में क्लेम था कि हम क्लीन मनी चाहते हैं, मुझको लगता है आजादी के बाद से इससे ज्यादा डर्टी मनी कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। और एक आखिरी सवाल भी ये करना चाहूंगी। अमित शाह जी ने ये कहा है कि जितने MPs रहेंगे उतना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाएगा। अब क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी हो गई है, तो इतने सारे MPs हमारे पास है, तो इसीलिए 6000 करोड़। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की और बताया उन्होंने कि बाकी के जो हजारों करोड़ रुपए हैं वो अपोजिशन पार्टीज ने वो किया, उनके MPs भी उतने ज्यादा नहीं है। तो ये कैसे हो गया? एक चीज ये समझिए कि कांग्रेस के MP अगर 40 हैं या 50 हैं, तो कांग्रेस के पास कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है किसी कंपनी पे दबाव डालने के लिए। किसी सेंट्रल एजेंसी के पास, मैं दबाव शब्द को हटा भी देता हूं पल भर के लिए, किसी सेंट्रल एजेंसी की जांच किसी कंपनी के खिलाफ चल रही है तो कांग्रेस उसमें कुछ करने की हालत में नहीं थी। लेकिन अगर राज्य के स्तर पे किसी कंपनी पे दबाव है, छत्तीसगढ़ में कई बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं, अगर उनको पॉल्यूशन का एक नोटिस मिलता है तो हो सकता है वो कल जाके कांग्रेस मुख्यालय में बॉन्ड जमा कर दें। अब तो रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पूरा असंवैधानिक करार दे दिया, लेकिन हो सकता है पहले हुआ हो। ये बड़ी यूजुअल प्रैक्टिस है। फैक्ट्री को पॉल्यूशन का नोटिस दो, बिजली चोरी का नोटिस दो, पानी चुराने का नोटिस दो, लेबर वायलेशन का नोटिस दो, GST चोरी का नोटिस दो, ED/IT के वायलेशन का नोटिस दो और उनसे वसूली करो। इसमें कोई बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अकेले है, ऐसा नहीं। ये राज्य की सरकारें अलग अलग पार्टियों की यही काम करती हैं। मैं अभी देख रहा था DMK की सरकार है तमिलनाडु में,
शायद ये लॉटरी किंग जो है, जिसने पैसा खर्च किया है 1300 करोड़ रुपया, उसने शायद सबसे ज्यादा पैसा डीएमके को दिया है, क्योंकि तमिलनाडु में लॉटरी सबसे ज्यादा बिकती है। लॉटरी का सबसे ज्यादा फ्रॉड तमिलनाडु में होता है, इसलिए उसने वहां की रूलिंग पार्टी को सबसे ज्यादा बॉन्ड दिए। ये शायद डीएमके ने खुद होके डिक्लेयर कर दिया है कि हमको मिला है ऐसा। तो मुझको एक चीज लगती है, पॉलिटिकल पार्टीज को खुद भी ये घोषित करना चाहिए कि किसको किससे कब कितना मिला। ये ईमानदारी की बात यही है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन भर नहीं है। लोकतंत्र तो कहता है राइट टू इन्फॉर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म। आपकी जिम्मेदारी है, आप जनता को बताओ कि आप काले चोर से पैसा ले रहे हो, कि तुलसीदास से पैसा ले रहे हो, कि सुदामा से पैसा ले रहे हो, किससे पैसा ले रहे हो। क्या हर्ज है बताने में। और मोदी सरकार ने तो कहा था इस बॉन्ड को लाते हुए कि सब साफ सुथरा रहे, इसलिए हम कर रहे हैं ये। अब ये कितना साफ है, ये परसों सुप्रीम कोर्ट जब जानकारी सामने रखेगा, जब 2 पन्नों को मिला के हम देखेंगे तो हमको पता लगेगा ये कितना साफ है, कितना गंदा है। बिल्कुल, बस 2 दिन का और इंतजार करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफी हाथ धोकर पीछे पड़ गया, एंड वेरी राइटली सो। और इस 2 दिन के इंतजार में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सीरियल नंबर आ जाएगा, पता चल जाएगा बहुत। जो जैसा कि कहा सुनील जी ने भी कि 2 पन्नों को कंपैरिजन करके ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले ये 2 दिन बहुत क्रूशियल है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो खुद सामने आके अनाउंस करना चाहते हैं कि हमें इतने इलेक्टोरल बॉन्ड इस कंपनी से मिला। और बिल्कुल ये उनके लिए मौका भी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पहला पर्पस ही डिफीट हो जाएगा जिसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है पारदर्शिता। यही खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर इसका गलत फायदा भी उठाया गया है तो ये आगे कैसे टर्न आउट होगा, आगे किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। हम 2 दिन बाद वापस से सुनील जी के पास हाजिर होंगे उस लिस्ट को कंपेयर करने के लिए एग्जैक्टली, और उस पर और एनालिसिस करने के लिए कि आगे किस तरह से ये स्नोबॉल हो सकता है, आगे किस तरह से बढ़ सकता है और ये नासूर बन सकता है सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, एक्सेप्ट उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जैसे कि सीपीआई, सीपीआईएम और एआईएमआईएम जिन्होंने एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिए हैं। छोटी सी सलाह आपके लिए जी, आपकी जितनी तनख्वाह है इससे ज्यादा डोनेशन किसी को मत देना। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा टेक अवे है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में ये बात सामने आई है कि अगर आपकी जितनी आमदनी है उससे 10 गुना से ज्यादा, 100 गुना से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया ये तो वही कंपनीज बताने की ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन 2 दिन बाद हम वापस इस टॉपिक पर आएंगे। लेकिन आज के लिए हमने आपको समझा दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे, क्या इसमें कमी आई है और क्यों इसे बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर या बिगेस्ट स्कैम ऑफ द डिकेड बताया जा रहा है। कल हम फिर से नए एपिसोड के साथ आपके सामने पेश होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज आपके सामने पेश हुई। अब लगातार अनइंटरप्टेड आपको कवरेज छत्तीसगढ़ राउंडअप की हमेशा मिलती रहेगी। रोज अच्छी एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय जौहार। तब तक मैं सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं।